जय हिंद दोस्तों। आज रक्षाबंधन भी है, तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके एक लड़के का कमेंट था कि हमको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करवाया जाए, तो हम आज बीपीएससी के बिहार स्पेशल का जो भी था उसको लेके आए हैं। आप देखें, बिहार स्पेशल में हम आपको कौन कौन से ईयर का करवा रहे हैं। लगभग 2 से 3 पार्ट में कवर करा देंगे इसको। 68 बीपीएससी, 67th का कैंसिल जो हुआ था, 66, 60, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 साल का करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर। इसमें कुछ एडिशन भी किया गया है, कुछ कुछ चीज़ एडिशनल है, तो अगर उनको कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल का मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी इसमें डला हुआ है। 68 का है तो इसका हम करेंट अफेयर भी देखेंगे, बाकी का करेंट अफेयर नहीं देखेंगे, क्योंकि बाकी का करेंट अफेयर रिलेवेंट अपने एग्जाम के लिए नहीं होगा। 68 का इसलिए देखेंगे ताकि आपको टॉपिक भी अंदाजा रहे कि अभी कैसा ट्रेंड हो गया है, कौन कौन से टॉपिक को बीपीएससी टच कर रहा है, ताकि आप उस पर फोकस कर पाएँ। ठीक है, हम पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला तो हम 68 से ही शुरू कर रहे हैं। 68 बीपीएससी जो हुआ था 12 फरवरी 2023 को हुआ था। तो पहला प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? बिहार में स्वराज दल की जो स्थापना किए थे वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बिहार में इसका गठन फरवरी 1923 में हुआ था। तो ये पूछा जा चुका है, अगर स्वराज दल का स्थापना किसने किया था, तो श्री कृष्ण ने किया था। तो ये भी आगे पूछा जा सकता है, इसका गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष थे तथा अब्दुल बारी इसके सचिव थे। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पार्टी ने नवंबर 1923 में बिहार विधानसभा चुनावों में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीटें और विधान परिषद में 10 सीटें जीती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्वराज दल से रिलेटेड ही एक दो और है फैक्ट स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना जो था वो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। एक क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। वे दोनों इस विचारधारा में विश्वास करते थे कि कांग्रेस को सरकार का हिस्सा होना चाहिए और विधानसभाओं में प्रवेश करना चाहिए और सरकार के भीतर संघर्ष जारी रखना चाहिए। स्वराज दल को कांग्रेस के खिलाफ दल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ये मतलब कांग्रेस को इसमें हराने के लिए के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, ऐसा माना जाता है उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। इनमें से कोई नहीं होगा, वो चौकीदारी कर का विरोध किया था। यहाँ देखेंगे ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा चौकीदारी कर का भुगतान न करके सरकार का विरोध किया था। ये बीपीएससी टीचर की अभी जो एग्जाम हुई है ना परसों, उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। बीपीएससी टीचर में पूछा गया है 2023 में, अभी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी ऑप्शन ई ही था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको आने आसपास के एग्जाम भी कवर होते जाएंगे अगर बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो। बिहार में नमक सत्याग्रह के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 फरवरी 1930 को सारण और चंपारण जिलों में शुरू किया गया। पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल को हुआ था, जब स्वयंसेवक पटना शहर में मंगल टैंक के पास नखास पिंड की ओर बढ़े, जिसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानून का उल्लंघन के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको इसमें से यही ध्यान रखना है कि यहाँ का पटना में कहाँ पे हुआ था, तो वो नखासा पिंड के पास हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल को हुआ था। बिहार में पहला कब हुआ था? 15 अप्रैल को हुआ था। ठीक, आगे देख लेते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में बिहार भागलपुर के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें नमक का निर्माण और शराब और दवाओं की दुकान पर धरना शामिल था। मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और नंद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया।
छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी कपड़े मिलने तक नंग हड़ताल कर दिया। 30 जून 1930 को कांग्रेस का एक अवैध संगठन घोषित कर दिया। कांग्रेस को एक अवैध संगठन कब घोषित किया था? 1930 में कर दिया गया था। आपको जैसा कि पता होगा, नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुए थे? तो 12 मार्च 1930 को हुए थे। साबरमती आश्रम से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ये कब तक चली थी? तो 6 अप्रैल तक चली थी। ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा भी है, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। कौन किए थे? तो ये गांधी जी किए थे। साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गुजरात के रानी नामक तट के कस्बे में पहुंचकर समाप्त होनी थी। ठीक है, कहाँ होना था? तो ये दांडी स्थान पे होना चाहिए। ये बात आपको पता भी होगा, एक क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। नजर में स्वयं को अपराधी बना दिया, यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी दरबिन समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 5 मार्च 1930 को गांधी और डरबिन के बीच समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दिए जाने की मांग की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये राजनीतिक कैदियों के रिहाई के कारण इस्तीफा दे दिए थे। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक कैदी की रिहाई के लिए इस्तीफा दे दिए थे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। बिहार में मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा जारी एक परिपत्र पर मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताई और उन्हें इसे वापस लेना पड़ा। जब गवर्नर ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया तो मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि फरवरी 1930 में इस मामले पर एक समझौता होने के बाद ही मंत्रालय ने कार्यालय फिर से शुरू किया। तो ये जो भी फैक्ट है थोड़े बहुत, इसमें से सिर्फ आपको ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार के मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा जारी एक परिपत्र पर मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताई। इसमें से कुछ याद करने लायक है नहीं, तो इसको छोड़ दे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए की थी। कब की थी? 1938 में की थी, फरवरी 1938 भी याद रखेंगे, और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो ये बस आपको यही 3 फैक्ट याद रखनी है उस स्लाइड से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव। कांग्रेस भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया। बिहार में विधानसभा को चुनाव 22 से 27 जनवरी 1937 के बीच हुआ। विधानसभा की कुल सीटें 152 सीटों में से 107 कांग्रेस ने जीती और 98 सीटें जीती। मतलब 107 सीट से कांग्रेस लड़े थे, जिसमें कि 98 सीट उन्होंने जीती। तो ये फैक्ट जो है, हम आपको इसका PDF भी अवेलेबल करवा देंगे, तो फैक्ट आप वहां से देख लेंगे। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान जो बताई थी वो बट्टुक मियाँ ने बचाई थी। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का जो नेतृत्व किया था वो राजकुमार शुक्ला ने किया था। राजकुमार शुक्ला नहीं, स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया। 1919 में और 1920 में किसान कार्यकर्ता स्वामी विद्यानंद ने एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित के लोगों के बीच व्यापक समर्थन मिला। यह विरोध बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी और ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी संपदा में एक दरभंगा राज पर केंद्रित था। तो कुछ फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ से जान लेंगे। वैसे हम आपको बिहार के कंप्लीट हिस्ट्री को कल या परसों में हम उसको कंप्लीट हिस्ट्री को देख लेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इतना भी कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन होने लगेगा, या फिर आप बोले तो हम खुद ही करवा दे, 2-3 वीडियो में हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं साथ साथ कवर भी करते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अब बस आपको सुनते जाना है, और इसका PPT भी हम अवेलेबल करवा देंगे, तो आप एक बार उससे देख लेंगे।
आपका लगभग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा देर तक याद हो सकता है, ऐसा मानना है साइंटिस्टों का। तो आप कोशिश करें, सुने ध्यान से, उसके बाद आप एक बार पीपीटी भी देख लें। फिर भी अगर कोई डाउट आ जाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स खुला ही होता है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी कमेंट मैसेज अपना कर सकते हैं, जो भी आपका राय होगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में हम कुछ जानते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन की विशेषता: शिक्षक और छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दी और वकील ने अदालतों में जाने से परहेज कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। 17 नवंबर को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे तो पूरे बिहार में हड़ताल हो गई। 22 दिसंबर को जब प्रिंस पटना आए तो पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। मार्च 1922 में गांधी की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राज्यव्यापी विरोध हुए। 1922 में कांग्रेस की सविनय अवज्ञा जांच समिति ने बिहार का दौरा किया। आगे, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1931 को हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 6 फरवरी 1921 को हुई थी। इसकी उद्घाटन कौन किया था? गांधी जी ने किया था। मौलाना मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद को क्रमशः इसका चांसलर और वाइस चांसलर कहा जाता है। तो चांसलर कौन है? मौलाना मजरूल हक, और वाइस चांसलर कौन है? वो है वाइस ब्रज किशोर। राजेंद्र प्रसाद को नेशनल स्कूल पटना में प्रिंसिपल बनाया गया। मजरूल हक ने पटना में दीघा के पास सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजरूल हक ने की। उन्होंने 30 सितंबर 1921 में मदरलैंड नामक समाचार पत्र शुरू किया। ठीक, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो पटना महिला कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था अपोस्टोनिक कॉम्प्लेक्स में। कॉर्मेल की बहनें, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया था? अच्छा, संस्था का नाम पूछा गया, तो अपोस्टोक कार्मेल की बहनें, एक संस्था का नाम है, इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। पटना विमेंस कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। विश्व बीजे सुलीवन एस.जे. बिशप ऑफ पटना संस्थापक और मदर एम. जोसेफिन एस.सी. अपोस्टोलिक कॉर्मेल की सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना वीमेंस कॉलेज रखा। तो अगले बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना कॉलेज वीमेंस कॉलेज का नामकरण कौन किया था? तो यही किए थे, जोसेफिन एसपी ने किया था। बस इतना याद रखेंगे। कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज की स्थापना इन्हीं के एक चैरिटेबल था, उन्हीं के द्वारा किया गया था। स्थापना कब किया गया था? एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 1870 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी और बिहार समरेमिनेंस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आपको सब चीज़ पता ही होगा, इसका कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी और बिहार समरेमिनेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म बिहार के जीरादेई सीवान जिले में हुआ था। वह भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने, जो कि 26 जनवरी को 1950 को बने थे और 13 मई 1962 तक रहे थे। 11 दिसंबर 1946 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे और 9 दिसंबर को कौन बने थे अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। एक क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इनके उपनाम देश रत्न है और अजातशत्रु है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे देख लेते हैं, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? वो पादरी की हवेली जो है ना, इसकी सबसे पुरानी चर्च है। आगे देख लेते हैं पादरी चर्च के बारे में। पादरी की हवेली जो है वो पटना बिहार की सबसे पुराना चर्च है। इसे धन्य वर्जिन मैरी की यात्रा के रूप में जाना जाता है। जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में उस स्थान पर एक छोटा चर्च बनवाया जिसे पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है।
वर्तमान चर्च को 1772 में वेनिस के वास्तुकार तिरेटो द्वारा फिर से डिजाइन किया गया था। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था फिर से, वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी अब थोड़े डीप में जाने लगे हैं। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर कब्जा करने की अनुमति दी गई तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये जो कहा था वो शेख खान ने कहा था। शेख खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि अगर उसे बंगाल पर कब्जा की अनुमति दी गई तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। ठीक, शेख खान कौन था? शेख खान के बारे में थोड़े से जानते हैं। वह सासाराम के जागीरदार हसन खान का पुत्र था। 1527 से 28 में वह बाबर की सेवा में शामिल हो गए और फिर से छोटा राजा जलाल खान लोहानी के डिप्टी गवर्नर और संरक्षक के रूप में दक्षिण बिहार लौट गए। दक्षिण बिहार किधर है? तो जो गया साइड है ना, गया, कैमूर, रोहतास, ये सारे साइड में है ना, गया है, कैमूर है ना, जो कि झारखंड से लगती हैं, वो साउथ बिहार में आता है, और नॉर्थ बिहार में आता है वो जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। हम ज्योग्राफी पे आएंगे तो उसको भी देखेंगे। सूरजगढ़ मुंगेर की लड़ाई 1534 में शेरशाह ने महमूद शाह के नेतृत्व वाली की सेना को हराया था। ये तो फैक्ट है। कुछ आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब धर्मपाल के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं। धर्मपाल जो था वो गोपाल का पुत्र था, ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया। यह पाल वंश से संबंधित था। वे महायान बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। गोपाल ने 750 में पाल साम्राज्य की स्थापना की। तो पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने किया था। उन्होंने उदंतपुरी मठ की स्थापना की। तो गोपाल ने ही उदंतपुरी मठ की स्थापना की। देवपाल धर्मपाल के पुत्र ने पाल साम्राज्य की पूर्वी भारत जैसे असम, ओडिशा और कामरूप तक बढ़ाया था। तो किसने विस्तार किया? देवपाल ने किया था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे पहले राज्यपाल थे? तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे सर जेम्स डेविड थे, जो कि 1932 से 1936 तक रहे। बिहार और उड़ीसा राज्य जब एक ही हुआ करता था, 1936 में बिहार और उड़ीसा का डिवीजन हो गया था। उड़ीसा से प्रांत के विभाजन के रूप में उड़ीसा से प्रांत के विभाजन के बाद वह बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। ठीक, तो कौन था? वो सर जेम्स डेविड बना था। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, श्री जयराम दौलत राम स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल कौन बना? जयराम दौलत राम ने बना था। 15 अगस्त 1947 से और 48 तक रहे थे। और अभी कौन है तो आपको पता ही होगा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को ही ये राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर बिहार का गवर्नर बने थे। और एक क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार के सबसे अधिक जिलों से लगती हैं? तो ये यूपी होएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश होगा, जो कि कितना 8 राज्य से लगता है। ठीक है, 8 जिलों से लगता है बिहार की सीमा यूपी में। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? 1 मिनट रुकिए। फल्गु नदी के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। फल्गु नदी जो है वो बिहार के गया के आसपास बहता है। ये जैसे कि मैप है बिहार का, मान लीजिए कि ऐसा कुछ मैप है, तो यहाँ पे कुछ गया है। एक मिनट,
तो गया के पास से ये बहता है। तो फल्गु नदी के बारे में कुछ जानते हैं। फल्गु नदी का निर्माण दो बड़ी पहाड़ी नदियाँ लीलाजन और मोहना के संगम से हुआ है। इसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। निरंजना नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। यह मानसून के दौरान उच्च बाढ़ के अधीन है, लेकिन वर्ष के अन्य मौसम में यह रेत में के विस्तरित विस्तार से भटकते हुए धारा में बदल जाता है। यह गया से होकर बहती है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। हिंदू और बौद्धों के लिए भी एक पवित्र नदी के रूप में ये जाना जाता है। बिहार में पहली बार चाय बागान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो चाय बागान जो थे ये बहादुरगंज में स्थापित किए गए थे, ठाकुरगंज में स्थापित किए गए थे। ठाकुरगंज कहाँ है? ठाकुरगंज के बारे में कुछ देख लेते हैं। बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज में स्थापित की। ठाकुरगंज भारत के बिहार राज्य के किशनगंज जिले में है। ठाकुरगंज कहाँ है? किशनगंज जिले में है। तो डिटेल कुछ ज़्यादा चला गया, ऐसे किशनगंज जिला पूछ रहा था, अब ठाकुरगंज नाम पूछ लिया है। किशनगंज के बारे में कुछ देख। इसे बिहार का चाय शहर कहा जाता है और यह बिहार के पूर्णिमा प्रमंडल में पड़ता है। पूर्णिया प्रमंडल में पड़ता है। किशनगंज जिला 14 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया था। क्षेत्रफल कितना है? 1884 है। तो आप सिर्फ किशनगंज जिला कब अस्तित्व में आया था? 14 जनवरी 1990 में आया था। आगे देख लेते हैं। किशनगंज जिला पश्चिमी अररिया जिले, दक्षिण पश्चिम में पूर्णिमा जिले और पूर्व में पश्चिम बंगाल के ऊपर दिनाजपुर जिले और उत्तर पश्चिम में बंगाल, दार्जिलिंग जिले और नेपाल से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी इसे बांग्लादेश से अलग करती है। आप देख लेते हैं। आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले का सही क्रम है? तो सही जो क्रम है वो है मधेपुरा, किशनगंज और सिवान। आरोही क्रम का मतलब है कि पहले बढ़ता हुआ उसके बाद घटता हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे बिहार में प्रश्न संख्या 16 है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग के प्रभुत्व था? खाद्य उद्योग के में जो प्रभुत्व रखता है वो रखता है अनाज के लिए कृषि में अनाज आधारित उद्योग बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो पहला है रोहतास में पायराइट की सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई में सोने का भंडार पाए जाते हैं। तो अभी पाए गए हैं, पाए जाते नहीं हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं। तो 3 तो करेक्ट है ही। फिर इसमें से ऑप्शन क्या है? केवल 3, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं कैसे हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं का तो संभावना ही नहीं है। अच्छा, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार सही है। बिहार देश में पायराइट, अच्छा तीनों ही सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं इसकी वजह से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है भागलपुर से मिर्जा चेऊकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन आता है? तो भागलपुर से मिर्जा चेऊकी की ओर जाने वाले रेल मार्गों में सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है अम्पाली हॉल्ट। अम्पाली हॉल्ट है, बस इतना ही जाने। वैसे ये क्वेश्चन पूछने का कोई बनता नहीं था, फिर भी पता नहीं। आगे देख लेते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो आज जैसा कि आपको पता भी होगा CWG में आता है बिहार। तो बिहार और यूपी जस्ट पड़ोसी हैं, तो कुछ खास बदलाव जलवायु में होने की संभावना कम है। इस वजह से CWG आपको पता भी होगा, कई बार पूछे भी गए हैं। दक्षिण भारत AW में आता है। और इसके बारे में अगर नहीं पता हो तो जलवायु के बारे में पढ़ भी ले। पिछले बार 2 से 3 प्रश्न जलवायु से सिर्फ पूछे गए थे। ठीक है, और भारत के ज्योग्राफी से आपको बता दें कि भारत के ज्योग्राफी जो है ना, उससे 13 क्वेश्चन BPSC में पिछले साल पूछे गए थे। कौन कौन से पूछे गए थे हम वो भी आपको समय के साथ करा देंगे। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो। आगे देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि अब कंटिन्यू ही हम रहने वाले हैं इस पे।
वर्ष 2020 में बिहार को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 36 राज्यों में से कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था? वो जो प्राप्त हुआ था वो 26वां रैंक प्राप्त हुआ था। गंगा जल आपूर्ति योजना 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर शुरू किया था? वो राजगीर में शुरू किया था। ठीक है, अब ना ये गंगा जल आपूर्ति योजना है ना, ये स्टैटिक का पार्ट बन जाएगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट योजना में से एक है। इसमें से 150 लीटर पर घर में पानी जाएगा, शुद्ध पानी जाएगा, मतलब गंगा जल जाएगा, ऐसा इसमें अनुमानित है। इसमें हर घर गंगा जल योजना के बारे में भी कुछ फैक्ट जान ले आप, ताकि कभी आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपसे हो पाएँ। तो गंगा हर घर गंगा जल योजना के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। इस योजना में मानसून के मौसम के दौरान गंगा नदी के अधिशेष पानी एकत्र करने की परिकल्पना की गई है। एकत्रित जल को उपचारित कर राजगीर गया और बोधगया ये तीनों को भी ध्यान रखेंगे। जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। यह योजना बिहार राज्य की प्रमुख योजना है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत है, जो कि 7 निश्चय में से एक निश्चय है। पहले चरण में क्या है? पहले चरण में 4000 करोड़ रुपए इस योजना में वितरण किए गए हैं। यह मानसून के दौरान बाढ़ग्रस्त गंगा अतिरिक्त पानी को राजगीर गया और बोधगया और नवादा के पानी की कमी वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 135 लीटर, हमने 151 बोल दिया था, सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्याओं से निपटने के लिए है, इसलिए इम्पोर्टेंट योजना मानी जाएगी। आगे देख लेते हैं। पिछले 10 वर्षों में कितने क्वेश्चन हो गए? 22 हो गए। 25 क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर था प्रतिशत, जो वर्तमान में बढ़कर हो गया है, वो कितना हो गया है? 11.3 से 15.3 हो गया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, और यही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ए फ्लोटिंग पावर सोलर पावर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्या? क्योंकि एक क्वेश्चन ना बीपीएससी 67th में भी पूछे गए, बीपीएससी 67th में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बीपीएससी 68 में भी पूछ लिए गए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भी पूछा जाए। उस बार तो पूछा गया था, सिर्फ जिला का नाम पूछा था। इस बार जिला का ऑप्शन में नहीं था, कादिराबाद हो जाएगा। उसका एग्जैक्ट जगह का नाम पूछ लिया था, तो कादिराबाद में फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया गया था। आगे देख लेते हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ना, वो तैरते सौर ऊर्जा संयंत्रों में सौर फोटोवोल्टेनिक प्रणाली को जमीन या भवन के छतों के विपरीत सीधे पानी के शरीर के ऊपर रखा जाता है। दुनिया का पहला तैरता हुआ सौर यंत्र जापान के मध्य होन्शु के आइची प्रांत में, मतलब जापान में लगा था, होन्शु द्वीप पे लगा था। सीधा सा बात है। फ्लोटिंग पावर प्लांट विश्व में सबसे पहले कहाँ लगा था? वो लगा था जापान के होन्शु द्वीप पे। बस इतना ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। वर्ष 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला था ना, वो शिवहर ही था शायद। हाँ, शिवहर ही सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25। नीति आयोग एसटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो भी ध्यान रखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप करके होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, बिहार राज्य को कितना स्कोर प्राप्त हुआ है? तो ये 100 में से कितना स्कोर प्राप्त हुआ है, क्योंकि 100 पे ही निकाला जाता है। तो 100 में से 52 सभी राज्यों में सबसे कम बिहार को ही प्राप्त हुआ है। हम प्रश्न संख्या 26 से कल कर लेते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गए और थोड़े से गले मेरे बैठने लगे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो जाए, क्योंकि क्लास भी कंटिन्यू रखने हैं आप लोग के। देखते हैं शाम में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कोई सॉल्व करवा देंगे। तब तक रखिए अपना ध्यान, और जो भी है कोर्स है, जैसा भी चल रहा है, उसको आप लोग कंटिन्यू करें। आप लोग थोड़े से सीरियस रहें, बाकी हम लोग आपके पीछे रहेंगे। कभी भी डाउट होता है, किसी भी समस्या, चाहे आपके कोई भी डाउट होते हैं, आपने कमेंट किया, कल कमेंट किया, आज हमने देखा और आज ही आपको हमने वीडियो एक दिया।
ठीक है? तो आपके जो भी सुझाव होंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। जैसे कि कुछ आपको डाउट रह जाते हैं तो आप फ़ोन भी कर लेते हैं, पर कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर मैसेज कर देंगे ना तो हम किसी न किसी टाइम ज़्यादातर नाइट में आपका रिस्पॉन्स कर दिया करेंगे, ठीक है? तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। मिलेंगे हम आज शाम को किसी अन्य वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।